हो गया प्रहार चालू। हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा, वेलकम टू आरएस ओनली। और 23 फरवरी की टॉप न्यूज, ठीक है। भारत सरकार ने फाइनली प्रहार नाम की एक एंटी टेररिज्म स्ट्रैटेजी बनाई है। स्ट्रैटेजी क्या है, क्यों है, क्या काम करेगी, कैसे काम करेगी, क्या उसका क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव ब्रेकअप है, वो सब अपन देखेंगे। बट इट्स क्वाइट सरप्राइजिंग कि जो देश पिछले 50 सालों से डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से टेररिज्म से एक तरह से झेल रहा है, टेररिज्म नहीं, मेरी हिंदी वीक है, टेररिज्म को झेल रहा है, उस देश में अब जाके एंटी टेरर स्ट्रैटेजी आई है। बट देर आए दुरुस्त है, देखते हैं क्या है, ठीक है। द नेम ऑफ द स्ट्रैटेजी इज प्रहार, और ये एक एनाग्राम है, इसका फुल फॉर्म है। लेट्स बिगिन। सो इंडिया ने टेररिज्म बहुत बहुत दशकों से झेला है। 80s से कश्मीर में डायरेक्ट टेररिज्म स्टार्ट हो गया था। पंजाब 84 तक आपको पता ही है क्या हो रहा था। नॉर्थ ईस्ट में कल जाके इंसर्जेंसी कंट्रोल हुई है। कश्मीर इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जाम्पल्स, सो ऑब्वियसली ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और हमने इंटरनल टेररिज्म देखा है। आपने इस चीज का नाम सुना है? बाय द वे, अमित शाह जी को कोई बताओ, डेट पास में आ गई है, 2026 मार्च में उसको एंड करना था। और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कमेंडेबल थिंग्स जो इस सरकार ने किया है, रेड कॉरिडोर को कंट्रोल किया है, जो लगभग आधे हिंदुस्तान के, आधे भारत के राज्यों में फैला हुआ प्रॉब्लम था, वो अब चंद डिस्ट्रिक्ट्स, गांव तक आ गया है। सो दिस इज ब्रिलियंट। बट डेट आ रही है, होम मिनिस्टर साहब, डेट आ रही है। एनीवे, तो दिस इज एन इंटरनल प्रॉब्लम। इसके अलावा आपने नाम सुना होगा NSCN, खापलांग। ये नॉर्थ ईस्ट के टेरर ग्रुप्स रहे हुए हैं जो कि म्यांमार से, बांग्लादेश से ऑपरेट होते थे। और कौन भूल सकता है कि पाकिस्तान क्या क्या कर रहा है, ठीक है। अब तो अलकायदा खुरासान जो है वो भी पाकिस्तान में अच्छा खासा एक्टिव है। तालिबान, ठीक है, तालिबान ने डायरेक्टली इंडिया को तो कभी इशू नहीं क्रिएट किया, लेकिन तालिबान अपने आप में दूसरे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ में जुड़ा हुआ है जो इंडिया को प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अलकायदा वगैरह, आईसिस वगैरह आपके सामने एग्जांपल्स लिखे हुए ही हैं। तो टेररिज्म का मतलब पहले तो होता क्या है? टेररिज्म का मतलब होता है कि हम सरकारों को और लोगों को अपनी खुद के मर्जी से, खुद के फायदे के लिए पॉलिटिकली या रिलीजियस रीजंस के तहत वायलेंस यूज करके झुकाते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेररिज्म। नाउ द प्रॉब्लम इज कि ये जो टेररिज्म की डेफिनेशन है, ये इंटरप्रिटेशन बेस्ड है। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से टेक्निकली टेररिज्म की कोई डेफिनेशन नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने यूनानिमसली दुनिया की सरकारों को बिठाएं, लीडर्स को बिठाएं और टेररिज्म के ऊपर डेफिनेशन के डिस्कशंस हों, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, राइट? ये प्रॉब्लम है। ये जो डेफिनेशन है ये इंटरप्रिटेटिव है, आपको न्यूज़पेपर्स में देखने को मिलेगी, लोग आपस में बातचीत करते हैं तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही डेफिनेशन निकलता है, इसलिए मैंने यहां पर मेंशन की है। सो दिस इज टेररिज्म। और प्रहार आया क्यों है? क्योंकि हमारे पास में ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे एक्ट्स रहे हैं अपने टाइम पे जो कि हमें किसी ना किसी कारण से, किसी न किसी तरीके से टेररिज्म को फैलने से रोकते हैं। जैसे UAPA एक्ट है, आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। UAPA क्यों, इसको अपन कहते भी एंटी नेशनल एक्ट हैं, राइट? NSG जो है वो 1984 में स्टेब्लिश की गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में। ऑपरेशन ब्लू स्टार कौन सा था? जो पंजाब इंसर्जेंसी को रोकने के लिए लॉन्च किया गया था। भिंडरावाले का नाम सुना है? तो भिंडरावाले टेररिस्ट जो था उसको रोकने के लिए, उसके कंट्रोल को खत्म करने के लिए ऑपरेशन ब्लू स्टार पंजाब में लॉन्च किया गया था, जिसका सबसे खतरनाक एंड हुआ था गोल्डन टेम्पल में टैंक घुसाना। मुझे लगता है इतिहास के सबसे खतरनाक मोमेंट्स में से एक था वो। एनीवे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी अपने पास में है 2009 से, क्योंकि 2009 में क्या हुआ था? 26/11 हुआ था, मुंबई अटैक हुए थे। मैं मुंबई अटैक के टाइम मुंबई में ही थी। एनीवे, और स्टेट लेवल प्लान्स बहुत सारे हैं, तो कोई ऐसा सिंगल पब्लिक नेशनल डॉक्यूमेंट नहीं है जो इन सब को एक सूत्र में बांध दे। टेररिज्म जब किसी रीजन के कारण नहीं हो रहा है, किसी स्ट्रॉन्ग ऐसे फिनोमिना के कारण नहीं हो रहा है कि भाई ये पॉइंट हो रहा है इसलिए हम टेररिज्म कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं। टेररिज्म के बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे स्वरूप हैं। ये प्रोपेगेंडा के बेसिस पे करते हैं, ये ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन कर रहे हैं, ये अभी रिसेंटली रेड फोर्ट के सामने हुआ है, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, वैसे कर रहे हैं। आते हैं अंधाधुंध गोलियां चलाते हैं, जैसे 26/11 में हुआ था, वैसा कर रहे हैं। कश्मीर में जिस तरह से इंसर्जेंसी, सॉरी, पंजाब में इंसर्जेंसी हुई है, या फिर कश्मीर में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले हैं, नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट मूवमेंट चले हैं। तो टेररिज्म का तरीका बहुत कुछ है, अल्टीमेट एम उनका डिस्ट्रक्शन है, लेकिन तरीके बहुत हैं। तो आप स्टेट वाइज उनको डील करने की बजाय एक नेशनल व्हाइट पेपर निकालो और उस पर बताओ कि हम टेररिज्म के लिए ये करेंगे इस देश में। प्रहार टेक्निकली वही है, राइट? प्रहार को अनवेल किया है 23 फरवरी 2026 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने। 8 पन्नों का एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है जिसको प्रहार कहते हैं। प्रहार को इंग्लिश में कहते हैं स्ट्राइक, राइट? सो ऑल माय इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हु आर लिसनिंग टू मी, प्रहार हिंदी में मतलब होता है प्रहार का कि हम हमला कर रहे हैं, राइट?
टू स्ट्राइक समवन। इंडिया का पहला ऑफिशियल नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी है, स्ट्रैटेजी है। इसमें हमने जीरो टॉलरेंस अप्रोच रखी है। किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को हम रिलीजन और ग्रुप से नहीं यहां पर लिंक कर रहे, लेकिन कुछ ऐसी रियलिटीज हैं जो इस डॉक्यूमेंट में मेंशन्ड हैं। सिर्फ 8 पन्नों का है। आई अर्ज यू टू रीड दिस। बहुत ही ब्रिलियंटली वर्डेड डॉक्यूमेंट है। मैं खास उम्मीद रखती नहीं हूं एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से, लेकिन इट्स अ गुड डॉक्यूमेंट प्रोवाइडेड वी एक्चुअली एक्ट ऑन इट विद फुल ऑनेस्टी। बस वहां गड़बड़ हो जाती है, हम फुल ऑनेस्टी नहीं दिखा पाते, बट जो भी है इन राइटिंग एटलीस्ट इट्स गुड। तो थ्रेट्स आजकल चेंज हो गए हैं, जैसा कि मैंने बताया, ड्रोन्स वगैरह से थ्रेट हो रहे हैं, क्रिप्टो मनी यूज कर रहे हैं टेररिस्ट फंडिंग के लिए, केमिकल बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ रही हैं, साइबर अटैक्स हो रहे हैं, वेपनरी प्लानिंग, ये सब चेंज हो गया है। तो इंडिया को भी एक प्रोएक्टिव यूनाइटेड प्लान की जरूरत थी, जो कि प्रहार से हमें मिलती है। क्रॉस बॉर्डर थ्रेट हमें देखने को मिलता है। ग्लोबल ग्रुप्स हैं जो कि इंडिया के ऊपर गलत नजर डाले हुए हैं, ऑनलाइन प्रोपेगेंडा वगैरह भी करते हैं और एक्चुअल टेरर एक्ट भी करते हैं, राइट। बहुत सारी टेक्नोलॉजी के कारण हमें मॉडर्न रिस्क झेलने को पड़ रहे हैं कि सोशल मीडिया हो गया, इंस्टेंट मैसेजिंग वगैरह हो गया, इनके थ्रू आप इसमें सबसे ज्यादा एक्टिविटीज 2 ऐप से होती हैं। फर्स्ट यहां पे आता है व्हाट्सएप, राइट, और सेकंड यहां पे आता है टेलीग्राम। ये दोनों तो बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में यूज हो रहे हैं। इंडिया में सिग्नल टेक्निकली इतना फेमस है नहीं, इवन दो इलॉन मस्क ने बहुत उसको उछालने की कोशिश की। ऐसा नहीं है सिग्नल के ऊपर डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, सिग्नल के ऊपर भी बहुत खतरनाक खतरनाक चीजें चल रही हैं, बट दीज टू आर वेरी एक्टिव इन इंडिया, जो कि टेररिज्म को प्रोपगेट कर रहे हैं। बहुत से दूसरे डेंजर्स भी हैं, जैसे क्राइम नेटवर्क्स और लॉजिस्टिक रिक्रूटमेंट के साथ में इनको जोड़ना, देखना, केमिकल बायोलॉजिकल रेडियोलॉजिकल मटेरियल वगैरह यूज करना। अभी जैसे रिसेंटली बायोलॉजिकल वेपन ही नजर आया। गुजरात के डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, वो लोग इस पॉइजन को यूज करने की कोशिश कर रहे थे। इट्स नॉट रिसिन, इट्स राइसिन, राइट। और अगर आपने श्रीदेवी की मूवी देखी है मॉम, आई थिंक मॉम, द नेम ऑफ द मूवी वाज मॉम और या माँ, ऐसा ही कुछ नाम था, उसमें ये बहुत एक्सटेंसिवली यूज किया। मुझे लगता है इनको भी आइडिया वहीं से आया है, कैसे कैसे लोग तो डॉक्टर बन रहे हैं हमारे देश में। खैर, तो बायोलॉजिकल वेपन है, रेडियोलॉजिकल वेपन्स है, न्यूक्लियर वेपन्स तो हमारा एक पड़ोसी देश है, नहीं मैं पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, चाइना इतना बुरा हाल नहीं है अभी, ठीक है। तो दैट इज अ न्यूक्लियर कंट्री और टेररिस्टों के हाथ में ही न्यूक्लियर बटन है, वो वाली बात है, राइट। एक्सप्लोजिव रेड फोर्ट के सामने भी रिसेंटली हुआ ही है। डिजिटल हमें रोज साइबर अटैक्स अपने गवर्नमेंट वेबसाइट्स के ऊपर और इसरो वगैरह की वेबसाइट्स होगी, डीआरडीओ की वेबसाइट्स होगी, इनके ऊपर देखना पड़ रहा है। इनका जो डेटा होता है, सिक्योर डेटा होता है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस वगैरह का डेटा है, वो लीक प्रूफ अभी तक इसीलिए है क्योंकि हम साइबर अटैक्स को रोक पा रहे हैं। बट इसका मतलब ये नहीं है कि साइबर अटैक्स हो नहीं रहे हैं। द वर्ल्ड इज ट्राइंग टू डिस्टेबलाइज द वर्ल्ड, तो वो वाली चीज है। इसके अलावा हमें लैंड, वाटर, एयर हर तरह से खतरा है। लैंड का है ही है, हमारा पड़ोसी कैसा है, वाटर में भी है ही ठीक है। और एयर में जैसे अभी अपन ने देखा कि ड्रोन्स वगैरह हैं, दैट इज अ डिस्ट्रक्टिव थिंग। आजकल ड्रोन्स पंजाब में, और ये तो मतलब आई हैव फैमिली जो बॉर्डर के इलाकों के आसपास रहते हैं, स्पेशली राजस्थान में, तो आप लिटरली ड्रोन्स को स्पॉट कर सकते हो जो बॉर्डर से आ रहे हैं और बिल्कुल बॉर्डर पे रहते हैं और पूरा सर्वेल करके चले जाते हैं। तो ये तो सिर्फ सर्वेलेंस करके जा रहे हैं, बिकॉज बीएसएफ इज एब्सोल्युटली प्रोएक्टिवली एक्टिव व्हेन इट कम्स टू राजस्थान पंजाब बॉर्डर। लेकिन यहां पर भी कभी कभी लैक्स हो जाता है। ड्रोन से ड्रग्स फेंक देते हैं, ड्रोन से वेपन्स फेंक देते हैं, राइट। तो ये एयर से ही प्रॉब्लम आ रही है। पावर, रेलवेज, एविएशन, पोर्ट्स, डिफेंस। अब मैं इसका एक बताती हूँ आपको पावर का। अभी रिसेंटली आई थिंक 3 या 4 महीने पहले की ही बात है, क्या नाम है उसका, पाकिस्तान का जो एक डीजीआईएसपीआर का हेड है, मैं नाम भूल रही हूँ, बट ही इज द हेड ऑफ डीजीआईएसपीआर। उसने बोला था कि तुम डैम बनाओगे, इंडिया वालों तुम डैम बनाओगे। एक तो वो बोलते हैं ऐसे, सच फनी गाइज जिनके हाथ में पता नहीं सब कुछ है। तुम डैम बनाओगे तो हम मिसाइल से डैम उड़ा देंगे। व्हाट इज दैट? दिस इज अ टेरर थ्रेट, ठीक है। इसी को टेरर थ्रेट बोलते हैं। और डैम्स क्या होते हैं? पावर का सोर्स होते हैं, वाटर का सोर्स होते हैं, इरिगेशन, हमारी एग्रीकल्चर और अदरवाइज नेचुरल डिजास्टर। अगर डैम फटता है ना तो नेचुरल डिजास्टर होता है, फ्लड आती है, राइट। तो ये भी एक टेरर थ्रेट है। इसके अलावा रेलवेज पे, जैसे आपने बहुत बार देखा होगा कि रेलवे की जो लाइंस होती हैं उसके ऊपर कभी कोई सिलेंडर रख के चले जाता है, कभी बहुत सारे कोई बड़े बड़े रॉड्स रख के चले जाते हैं। तो ये भी टेरर एक्टिविटीज का ही एक एग्जाम्पल है। एविएशन, कांधार हाईजैक कौन भूला है, राइट। तो कांधार हाईजैक क्या था? एविएशन के रूप में ही एक टेरर थ्रेट था। पोर्ट्स, डिफेंस, बिल्कुल चलते ही जो हमारे डिफेंस पर्सनल हैं, स्पेशली कश्मीर का इलाका तो अभी भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। पहले से तो बहुत कंट्रोल हुआ है लेकिन फिर भी बहुत सेंसिटिव है अभी भी। तो डिफेंस पर्सनल को टारगेट करा जाता है। पुलवामा याद है, राइट, ओके। 14 फरवरी अभी गई है, 14 फरवरी के दिन ये ब्लास्ट हुआ था पुलवामा वाला। तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम है। और
अभी भी हम ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई रिलीजन से लिंक नहीं है, क्योंकि अगर रिलीजन से ही प्रॉपर लिंक होता कि भाई ये रिलीजन ऐसा ही है, तो देश में करोड़ों हैं जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलोंग करते हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे हो जाते, तो हमारा क्या ही होता फिर तो। पर ऐसा नहीं है, इसका मतलब देयर इज समथिंग एल्स गोइंग ऑन। वो जो समथिंग एल्स है बस वो नहीं पता चलता। आपको कहीं ना कहीं से पढ़ने को मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाएगा, लेकिन फिर भी अगर एक रिलीजियस प्रॉब्लम ही होती, सिर्फ रिलीजियस प्रॉब्लम अगर होती, तो दुनिया में 2 बिलियन है वो, ठीक है, एक रिलीजन के। आई थिंक क्रिश्चियनिटी के 2.6 बिलियन के आसपास लोग हैं, इस्लाम को बिलोंग करने वाले 2 बिलियन हैं, हिंदुइज्म को बिलोंग करने वाले 1.2 बिलियन 1.3 बिलियन के आसपास हैं। तो ये सारी गड़बड़ होती है, फिर तो सभी गड़बड़ कर रहे होते हैं, राइट। तो इसका मतलब रिलीजियस अगर पॉइंट है भी, तो उसमें भी एक ऐसा न्यूआंस है जो कि पब्लिक मिस कर रही है और वहां पर है। और हमने प्रहार में किसी भी टाइप के रिलीजन को पॉइंट आउट नहीं किया है। प्रहार के 7 पिलर हैं, यही है वो आपका फुल फॉर्म। तो प्लीज रिमेंबर, पी फॉर प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्या, हम प्रोएक्टिव होंगे और अपने इंटेलिजेंस को यूज करेंगे कि हम कोई टेरर अटैक होने ही ना दें, होने से पहले ही उसको बस्ट कर दें। सो प्रिवेंशन, रिस्पॉन्स, आर से रिस्पॉन्स। अगर कहीं कोई इश्यू हो गया है, जैसा अभी अभी टेरर मॉड्यूल पकड़ा था कश्मीर का, जिसका एंड रेड फोर्ट ब्लास्ट से हुआ है। यस, एक ब्लास्ट हो गया, बट इवन देन बहुत सारा मॉड्यूल पकड़ा जा चुका है। यूनिवर्सिटीज, डॉक्टर्स, अब डॉक्टर्स ज्यादा पढ़ा लिखा क्या होता है यार, लेकिन बहुत सारे लोग पकड़े गए हैं। तो ये रिस्पॉन्स था। यस, इस रिस्पॉन्स में हमने लास्ट में 1 लैक्स कर दिया, बट ये फिर भी एक डिसेंट गुड रिस्पॉन्स था। आर रिस्पॉन्स हो गया। ए फॉर एग्रीगेटिंग कैपेसिटीज, यानी कि हमारी क्षमताओं को हमें इकट्ठा करना है, जिन क्षमताओं को हम यूज करके टेरर प्लॉट्स को बस्ट कर सकते हैं, जिसमें हमारी एंटर टेरर यूनिट्स जो हैं अक्रॉस स्टेट्स, वो रिसोर्स गैप को फिल करेंगी, उनको स्टैंडर्डाइज अपन को करना पड़ेगा। एच फॉर ह्यूमन राइट्स। अब ऐसे लॉज, हमें इतने क्रूअल लॉज नहीं बनाने हैं कि हम किसी को सुनवाई का मौका ना दें। वी आर अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी जहां पर ह्यूमन राइट्स की वैल्यू होती है। अगर कोई टेररिस्ट नहीं है लेकिन किसी ना किसी कारण से ग्रुप से या तो जुड़ गया है या फिर उसका कोई रिश्तेदार है, तो हम सारे के सारे खानदान को नहीं धर सकते कि तुम्हारे घर में एक ऐसा बच्चा था जो ये हरकतें कर रहा था, तुम सारे धरे जाओगे। नहीं, यहां पर ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। इसके अलावा अगर आपने टेररिस्ट भी पकड़ लिया है, तो मैं पर्सनली इस चीज में बिलीव नहीं करती, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं नहीं बिलीव करती कि टेररिस्ट, अगर आपने टेररिस्ट पकड़ लिया है और प्रूव हो गया कि वो टेररिस्ट है, ये एक्टिविटी करता हुआ पकड़ लिया, रंगे हाथों पकड़ लिया आपने, तो फिर उसके ह्यूमन राइट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन फिर भी एज अ ह्यूमन सोसाइटी, एज अ कॉन्शियस सोसाइटी, हम बिलीव करते हैं कि उनके भी ह्यूमन राइट्स हैं। तो उनके ऊपर किसी भी तरीके का, जब वो पकड़े जा चुके हैं, तो कोई इनह्यूमन एक्ट उनके साथ में नहीं होना चाहिए, वरना पाकिस्तान में और हमने क्या डिफरेंस रह जाएगा। क्या किया था मेजर कालिया के साथ में उन्होंने, कैप्टन सौरभ कालिया, आई थिंक मेजर थे या कैप्टन थे, बट आई रिमेंबर द नेम ऑफ दैट मैन, सौरभ कालिया, एंड आई कैन नॉट फॉरगेट द फेस। तो हमें उनमें क्या फर्क है, वो वाली बात है। तो ह्यूमन राइट्स का मेंटेन रखना है, पे रूल ऑफ लॉ को फॉलो करना है। ए फॉर एटेन्यूएटिंग कंडीशंस। ऐसी कंडीशंस जो देश में बनती जा रही हैं जिससे रेडिकलाइजेशन बढ़े, उन कंडीशंस को अपन को रोकना है, रेडिकलाइजेशन को अपन को रोकना है। यानी कि हमें ऐसा माहौल बनाना है कि हमारे देश में, चाहे वो प्रिजन में हो, चाहे सोशल लेवल पे हो, चाहे रिलीजियस साइट्स पे हो, कहीं पे भी हो, रेडिकलाइजेशन ना हो। हमें एटेन्यूएट करना ही है ऐसी कंडीशंस को। नेक्स्ट प्रहार, डबल ए। नेक्स्ट, अलाइनिंग इंटरनेशनल एफर्ट्स। जो इंटरनेशनल ग्रुप्स चल रहे हैं जो कि टेररिज्म को कॉम्बैट करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ में हमें अलाइन होना है। और आर से हमें रिकवरी एंड रेजिलिएंट अप्रोच बनानी है। पूरी की पूरी सोसाइटी को एकजुट होना पड़ेगा। इन अटैक्स के बाद में कोई भी टेरर अटैक हो जाता है तो उससे पहले सिर्फ एनआईए काम करे और उसके बाद में सिर्फ पुलिस काम करे, ऐसा नहीं होता है। सोशल लेवल पे भी हमें यूनिटी दिखानी पड़ेगी, ठीक है। और वो यूनिटी, मैंने यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखा हुआ है, बट जस्ट टू बिल्ड अप ऑन दिस, हमें सोशल यूनिटी दिखानी पड़ेगी। कहीं पे छोटे मोटे कोई घटना हो जाती है जिसमें बहुत बड़ा टेरर अटैक हुआ भी नहीं है, किसी ने कुछ गलत बात बोल दी, ठीक है, तो हम पूरी की पूरी कम्युनिटी एक दूसरे को गालियां निकालने लग जाते हैं। और ये सोशल मीडिया का ही हाल नहीं है, ये रियलिटी भी है काफी हद तक। लोग सड़कों पे भी कर रहे हैं, इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, इस तरह की जाति सूचक गालियां दी जा रही हैं, धर्म सूचक गालियां दी जा रही हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे डील करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी अगर यूनाइटेड नहीं होगी तो रेडिकलाइजेशन ईजी होगा, और ये रेडिकलाइजेशन अल्टीमेटली फटेगा, और कोई शब्द नहीं है, राइट। तो हमें कुछ शांति देश में बनाए रखनी पड़ेगी। अब प्रहार में नया क्या है कि जो भी एग्जिस्टिंग टूल्स हैं हमारे, उन सबको एक साथ लाके हम एक नेशनल पब्लिक पॉलिसी बना रहे हैं, जो कि पहली बार हुआ है। उससे पहले बहुत सारे लॉज जो थे वो स्कैटर्ड थे, एसओपीज और डिसीजंस वगैरह जो थे वो इंडिविजुअल लेवल पे इंडिविजुअल गवर्नमेंट्स के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट्स के द्वारा लिए जा रहे थे।
पब्लिक के लिए हमें ह्यूमन राइट्स को एक की पिलर बनाना है, सिक्योरिटी और डेवलपमेंट को हमें टाई करना है, जिसमें एजुकेशन और जॉब्स में हमें लोगों को बिजी करना है। बट अब इसमें ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। पहले ये पॉइंट सही था, लेकिन आफ्टर रेड फोर्ट ब्लास्ट कुछ ना कुछ तो और भी गड़बड़ है। आप सोच के देखो, कुछ गड़बड़ तो है। एजुकेशन और जॉब्स, यही दोनों पॉइंट्स हैं, इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर ही था। प्रॉब्लम ये है कि जो रिसेंटली टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया है वो एजुकेटेड है, वो डॉक्टर्स हैं थे, राइट, और उनके पास जॉब्स भी थी, वो हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स नर्सेस थे, तो उनके पास एजुकेशन भी है, जॉब्स भी हैं, फिर भी टेररिज्म में जा रहे हैं। तो कुछ तो एक ऐसा न्यूआंस है जो मिस करा जा रहा है। तो अभी तक तो ये पॉइंट लग रहा था कि अजमल कसाब जैसे बच्चे होते हैं, तो अजमल कसाब जैसा जो राक्षस है वो धरती पे आ गया है, वो अनएजुकेटेड भी है, उसके पास जॉब भी नहीं है, एक सेकंड के लिए ये आर्गुमेंट मान लिया जाता है। बट अब क्या करें, राइट? तो इसका मतलब हमारे पास में कुछ और हमें टारगेट करने की भी जरूरत है, राइट? हमें मॉडर्न थ्रेड्स के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा, और प्रहार में ये फोकस अच्छे से दिया गया है। हमारे इंटेंट को आर्टिकुलेट करा गया है कि हम पब्लिक के प्रति सीरियसनेस और एनिमीज के प्रति भी हमें एक सीरियस तरीके से उनके साथ डील करना है। ये एक डायनामिक डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग पैटर्न ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड टेररिज्म, हम इस स्ट्रैटेजी में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। दिस इज नॉट फिक्स्ड, जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इट्स नॉट फिक्स्ड, इट्स अ फ्लूइड डॉक्यूमेंट। जैसे जैसे चेंजेस आते हैं हम अमेंडमेंट कर देते हैं, वैसे ही ये स्ट्रैटेजी भी है, ठीक है? कोई भी नया हमारे पास में मॉड्यूल आएगा तो हम उसके थ्रू इसको प्रहार स्ट्रैटेजी को भी चेंज कर देंगे। अब ग्लोबली भी बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज हैं जो कि फॉलो की जाती हैं। यूनाइटेड नेशंस की नेशनल स्ट्रैटेजी एंड फॉर काउंटर टेररिज्म है, DHS नेटवर्क है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है, कि वो टेररिज्म को कैसे देखते हैं, कैसे टेररिज्म के साथ में डील करते हैं। उनका जो डॉक्यूमेंट है वो 34 पेजेस का है, बहुत डिटेल्ड है, और इसको बनाने के लिए मैंने इनको पढ़ा था, एंड दीज आर एक्चुअली डिसेंट डॉक्यूमेंट्स, ठीक है? यूनाइटेड किंगडम का है, इनके डॉक्यूमेंट का नाम है कॉन्टेस्ट। इसमें प्रिवेंट, परस्यू, प्रोटेक्ट एंड प्रिपेयर है। 78 पेजेस का डॉक्यूमेंट है, इसकी मैंने समरी पढ़ी थी 15 पन्नों की। सेम थिंग, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन सेंटर बनाया गया है डेटा के लिए, और पूरी सोसाइटी को सिंगुलरली लिंक किया गया है, लोकल रोल्स को भी डिफाइन किया गया है, और बाद में आता है अपना प्रहार, और उसके साथ साथ जुड़ने वाले और भी बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंट्स हैं दुनिया में, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स में बहुत कुछ सिमिलरिटी भी है। इंडिया में पहले भी इस तरह की कोशिशें की गई हैं। नेशनल एक्ट आया था टाडा, उसके बाद में नेशनल एक्ट आया था पोटा, उसके बाद में UAP अभी भी चल रहा है, स्पेशली आफ्टर 2008 मुंबई 26/11 अटैक्स। NSG, MAC और NIA नाम की एजेंसीज हैं। चलो, NSG पता है, NIA पता है, मुझे कौन बताएगा कमेंट्स में कि MAC कौन सी एजेंसी है, MAC कौन सी एजेंसी है, राइट? स्टेट लेवल में महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट है, गुजरात का GUJ COC एक्ट है, इसको अभी तक नोटिफाई नहीं किया है, बट एक्ट अपने आप में डिसेंट है, पढ़ने लायक चीज है। ग्लोबली बहुत सारे ऐसे टेरर अटैक्स हो चुके हैं जिनके बाद में काउंटर टेररिज्म अटैक स्ट्रैटेजीज और प्लान्स आए हैं, और स्पेशली 9/11 के बाद में जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक्स हुए थे, जो दोनों बिल्डिंग गिराई गई थी ड्यूरिंग जॉर्ज W बुश प्रेसिडेंसी, उसके बाद में दुनिया के एक्चुअली कान खड़े हो गए थे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ आती है वाइट्स की बायसनेस सामने। हमने क्या गुनाह किया था भैया, जब हम इतने सारे टेरर अटैक्स झेल चुके हैं। 90s में हमने कश्मीर देख लिया, 80s में हमने पंजाब देख लिया, और उससे पहले से लेकर उसके बाद तक हमने माओइस्ट इंसर्जेंसी वगैरह देखी है, नॉर्थ ईस्ट की होगी, रेड कॉरिडोर कम्युनिस्ट का देखा है। तो अब सोच के मुझे बताओ कि पूरी दुनिया देख रही थी इन क्रिमिनल एक्ट्स को, इन टेरर एक्ट्स को, तब उनकी आंखें नहीं खुली कि क्या हो रहा है? नहीं, ये तो इंडिया की इंटरनल प्रॉब्लम है, और जब उनके पास में हुआ तो एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गई। तो कभी कभी मेरे को लगता है एस जयशंकर ने जो गुस्से में बात बोली थी ना, यूरोप्स प्रॉब्लम्स इज नॉट वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स एंड वर्ल्ड्स प्रॉब्लम्स इज नॉट यूरोप्स प्रॉब्लम, तो मुझे लगता है वो सही बोल रहे थे। उस आदमी का गुस्सा निकला था, और कलेक्टिवली 140 करोड़ जनता का गुस्सा उस आदमी ने वहां पर उस सेंटेंस में बोल दिया, बट इट एक्चुअली होल्ड्स ट्रू, राइट? तो इस स्ट्रैटेजीज की जरूरत क्यों है इंडिया में, अपन ऑलरेडी बात कर चुके हैं। इंडिया में स्पेसिफिकली क्या हो रहा है, हमारे पास में सोसाइटी जो है वो बहुत डाइवर्स है, हमारी बॉर्डर्स बहुत लंबी हैं, और हमारे जो अटैक्स हैं वो भी बहुत ग्रैंड वे में हुए हैं। लॉन्ग बॉर्डर्स का मैं क्वेश्चन पूछती हूँ और मुझे कमेंट में बताना, और ये इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान और पाकिस्तान की बॉर्डर लगती है 1070 किलोमीटर की। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ में बॉर्डर लगती है 1070 किलोमीटर की। मुझे कमेंट्स में बताओ कि पूरे पाकिस्तान की बॉर्डर इंडिया के साथ में कितनी है, बांग्लादेश की इंडिया के साथ में बॉर्डर कितनी है, और चाइना की इंडिया के साथ में बॉर्डर कितनी है? पता लगा कि बताओ चाहे से, बट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है? चलो नेक्स्ट देखते हैं।
प्रोज एंड कॉन्स, अब इसके क्या फायदे हैं? बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, जीरो टॉलरेंस हम दिखाएंगे, ग्लोबली हमारी इमेज सुधरेगी कि भाई हम ह्यूमन राइट्स का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं, रिलीजियस बायसनेस भी नहीं दिखा रहे हैं, और प्रोएक्टिव हमारी अप्रोच है टुवर्ड्स एंडिंग टेररिज्म। उसके अलावा हमने इसमें टेक थ्रेट्स और को भी प्रिवेंट करने की प्लान्स रखे हैं, सोशल स्कीम्स को भी इसमें ज्वाइन किया है, पूरी सोसाइटी को साथ में लाने की बात की गई है, एनजीओज को भी हमने रेजिलिएंट बनाने की इसमें प्लानिंग की बात की है। बहुत सारे अपडेट्स जैसे जैसे होंगे उनके प्रति इस स्ट्रैटेजी को हमने फ्लेक्सिबल रखा है, जैसे जैसे थ्रेट्स चेंज होते जाएंगे हम स्ट्रैटेजी भी चेंज करेंगे। लेकिन इसका प्रॉब्लम क्या है? डिटेल्स और मैट्रिक्स में हम लैक कर रहे हैं, अभी भी हार्ड टू मेजर सक्सेस हमें देखने को मिलनी चाहिए, ठीक है, अभी टाइम है। नेक्स्ट, कोई नई पावर और एजेंसीज की हमने बात नहीं करी है, जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है उसी को हमने यूनिफाई किया है, यूनिफॉर्म किया है। स्टेट्स अभी भी अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार अपनी लॉज को इंप्लीमेंट करने के लिए तत्पर हैं, बिकॉज हमारा एक फेडरल स्ट्रक्चर है, तो उसमें भी थोड़ा सा हमें खुन्नस निकालनी होती है एक दूसरे से। एनीवे, हमारी ओवरसाइट वीक है, हमारी पब्लिक रिपोर्टिंग में कोई सीरियसनेस नहीं है, पब्लिक कुछ भी कहीं पे भी कुछ कैसा भी हो रहा है उसको रिपोर्ट करने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। वी आर वेरी सेल्फिश पीपल, इंडिपेंडेंटली हम इन चीजों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। जिहाद और क्रॉस बॉर्डर जो टेररिज्म है उसके ऊपर हमारा फोकस बहुत नैरो है, और कोई भी राइट्स का अगर ओवर रीच होता है तो उसका भी रिस्क बना हुआ है, उसके प्रति भी हम एक्चुअली टेक्निकली सीरियस नहीं हैं। तो दिस वाज प्रहार फ्रॉम माय साइड। इसमें यही ये लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट्स और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कैसे स्टेप्स ले सकते हैं इसको इंप्लीमेंट करने के लिए। तो जो इसमें एक्चुअली लिखा हुआ है आप वही इंप्लीमेंट कर दोगे, मोर देन इनफ। मैं लिटरली होमवर्क दे रही हूँ कि प्रहार के जो 8 पन्ने सरकार ने रिलीज करे हैं, प्लीज उसको पढ़ो, और वो टेक्निकली 8 भी नहीं है, 7.25 पन्ने नहीं है वो, ठीक है, उसको पढ़ो, दे आर गुड। और लास्टली कि हम कैसे टेररिज्म को टैकल कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं। हमें प्रिवेंट करना होगा प्रोपेगेंडा, जो कि टेरर प्रोपेगेंडा है। हमें रिस्पॉन्ड करना होगा क्विकली, कोई इन्वेस्टिगेशन करनी है, फास्ट एक्शन होना चाहिए। इसके अलावा हमें सोशल लेवल पे वल्नरेबल ग्रुप्स जो हैं उनके प्रति स्कीम्स चलानी पड़ेंगी ताकि वो बिलोंग फील करें। अगर दूसरा अपने आप को अलग टूटा हुआ फील करेंगे तो वो वहां गड़बड़ होगी, वहां पर रेडिकलाइजेशन का उनको मौका मिल जाएगा। इंटरनेशनली हमें और ट्रीटीज, पीस ट्रीटीज करनी पड़ेगी, यूनाइटेड नेशंस को हमें धक्का देना पड़ेगा कि टेररिज्म को डिफाइन करो, टेरर लिस्टिंग्स में और नेम्स इंक्लूड करो। हमें टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस करनी पड़ेगी कि हम जो नई टेक्नोलॉजी के थ्रू टेररिज्म के एक्ट्स आ रहे हैं उनको प्रिवेंट कर सकें। हमें एनुअल रिपोर्ट्स निकालनी पड़ेंगी, स्पेशल कोर्ट्स डालने पड़ेंगे जो कि फास्ट ट्रायल्स कर सकें, और लास्टली पूरी सोसाइटी को एकजुट होके साथ आना पड़ेगा कि हम टेररिज्म को कंट्रोल करें। सो दिस वाज प्रहार फ्रॉम माय साइड। टेक्निकली आपके प्री के एग्जाम के लिए सिर्फ यही चीज इंपॉर्टेंट है कि प्रहार का फुल फॉर्म क्या है, कौन कौन से 7 पिलर्स हैं, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्ट्रेटेजी फर्स्ट टाइम आई है, कौन कौन से लॉज को अलाइन करती है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, बट मेंस के लिए दिस इज वेरी गुड, ठीक है। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी।